मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे सद्गुणलब्धये। वन्दे सद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर की। तत्वार्थ सूत्र नामक की महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। तीसरे अध्याय के अंतर्गत यहाँ अधोलोक और मध्यलोक दो वर्णन यहाँ है। जीव कहाँ कहाँ रहते हैं ये बताते हुए अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन आचार्य ने किया है 6 सूत्रों में अधोलोक का, उसके बाद में मध्यलोक का वर्णन तो अपना चल रहा है। उसमें से जम्बूद्वीप की चर्चा अपनी हो गई है। आप लोगों ने होमवर्क किया है तो वो करें, नहीं तो फिर आगे लवण समुद्र की जो चर्चा चल रही है उसको बढ़ाएं। होमवर्क क्या था? किस किस को याद है कि होमवर्क था कुछ? 1 2 3 4। क्या बात है, थोड़ा करेंगे तो रिवीजन होगा। कुछ गलत होने में कोई बात नहीं है, कम ज्यादा होगा तो वो तो करके नहीं आएंगे तो फिर कैसे? आप लोगों को उत्साह नहीं है तो फिर मुझे क्या उत्साह है। ठीक है, आज आज और दे रही हूँ मैं, नहीं तो जिन्होंने किया है उनका हम वैसा नहीं जाने देंगे, उनका तो देखेंगे ही। और फिर मैं ऐसा कर लूंगी कि उनका पर्सनली देख लूंगी, तो बाकी लोग फिर रह जाएंगे। जो खुद ऐसा होता है ना, एक कहानी चलती थी बचपन में कि भगवान भी उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो यहाँ तो भगवान भगवान कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कठिन काम नहीं। थोड़ा सा क्या है, अपना दिमाग चलेगा, अपन ने क्या क्या पढ़ा है, कहाँ कहाँ क्या है। कुछ छूटेगा तो कोई बात नहीं, मिस्टेक है वो तो ठीक हो जाएगी। कोई यहाँ कोई वो तो हो नहीं रहा बड़ा कंपटीशन। तो कल कल का मैं टाइम और दे रही हूँ। कल आपको करना क्या है, होमवर्क क्या है कि जम्बू द्वीप में कुल कितनी नदियां हैं, कुल कितने पर्वत है। दो ही चीजें देख लीजिए, बाकी कुंड वगैरह वो भी छोड़ देते हैं अपन। नदियां कितनी है टोटल, तो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि प्रमुख नदियां वो अलग, और फिर उनकी आपको हिंट दे रही हूँ, मतलब में टोटल नदियां कैसे निकालनी है। प्रमुख नदियां और सहायक नदियां वो देखनी है। तो प्रमुख नदियों का टोटल अलग कर लीजिए एक तो, और फिर सहायक नदियों का, फिर दोनों को मिला के बिल्कुल ही पूरा ग्रांड टोटल वो। तो ऐसे करके नदियां, और इसी तरह से पर्वत कितने पर्वत हैं। पर्वतों में तो सहायक पर्वत वाला कोई काम है नहीं, केवल पर्वत ही देखने हैं। और एक काम पहले से दिया हुआ है कि कौन से पर्वत किस आकार के हैं, कैसे फैले हुए हैं। तो वो भी अपन साथ के साथ करते जाएंगे। जब अपन देखेंगे कितने पर्वत हैं तो किसका आकार गोलाकार है कि लंबे हैं कि पूर्व पश्चिम है कि उत्तर दक्षिण है, वो सब भी अपन देख लेंगे। ठीक है, तो कल ये काम अपन जरूर करेंगे। अब आप लोगों को देख के आना है, ठीक है ना? अब मैं ज्यादा जबरदस्ती तो क्या कर सकती हूँ, नहीं देख के आएंगे तो नहीं देख के आएंगे। जिनको नहीं देखना है बोलिए। पहाड़ में आपने कहा कि सिर्फ मुख्य पहाड़, तो पहाड़ तो और भी बहुत है, पर्वत। नहीं नहीं, मैंने ये कहा है पहाड़ में तो मुख्य और सहायक वाला चीज ही नहीं है, पहाड़ तो सारे ही मुख्य ही है। हाँ, मतलब जितने भी क्षेत्र में सभी। हाँ, वो तो जो पर्वत है वो सारे ही काउंट है। नदियों में तो ऐसा है ना भी, गंगा सिंधु प्रमुख नदियां हैं,
तो उनकी 14,000 सहायक नदियां हैं। ऐसे पहाड़ों में कोई, पर्वतों में कोई मुख्य और सहायक वाली चीज नहीं है, ये कहते हैं। चलिए, तो अपनी चर्चा चल रही थी लवण समुद्र की। लवण समुद्र में आ जाए अपन वापस। ठीक है, बोलिए आशा। विदेश क्षेत्र वाली नदियां भी थी वो भी। हाँ, सब सब पूरी जम्बूद्वीप की करनी है, सारे क्षेत्र ही आएंगे जम्बूद्वीप में, जितने कौन क्षेत्र। से कौन से दिन की क्लास थी? अब तो वो आप देखना पड़ेगा, आपको हेडिंग वेडिंग क्या है। जो, ठीक है, देख लूंगी मैं, देख मिल जाएगा तो मेरे को याद रह जाएगा तो डाल दूंगी कौन सी क्लास थी। पर वो तो चलता रहा बीच, मतलब ऐसा पर्टिकुलर भी नहीं होगा ना, तो वो तो जैसे जैसे विषय चल रहा है, विदेश क्षेत्र वाले में विदेश क्षेत्र का आया था, तो उस हिसाब से चले चला होगा वो तो। ये मुझे कॉपी दिखा रहे हैं ललतेश जी तो अपनी, बढ़िया, अच्छा अपने चित्र बना रहे हैं। पाताल भी बनाए हैं, लवण समुद्र भी अच्छा है, बढ़िया। लवण समुद्र, लवण समुद्र का विस्तार, विस्तार कितना है? 2 लाख योजन। और विस्तार 2 लाख योजन का मतलब क्या है? ये जो लवण समुद्र का विस्तार 2 लाख योजन है, इसका मतलब क्या है? मतलब व्यास दीदी इसका। हाँ, व्यास मतलब एक कोने से दूसरे एक कोने तक। कोना, एक कोना मतलब एक जम्बूद्वीप की तरफ वाला कोना, और एक धात की खंड की साइड वाला कोना, पूरा यहाँ। आएगा 5 लाख योजन। हाँ, धात की खंड से धात की खंड तक जो लवण समुद्र का दूरी है, वो तो 5 लाख, अभी उसको छोड़ दीजिए वरना कंफ्यूजन होगा। अभी तो जो विस्तार है वो 2 लाख योजन का उसका विस्तार है, यानी व्यास है एक कोने से दूसरे कोने की दूरी। लेकिन जम्बू, सॉरी, लवण समुद्र का क्षेत्रफल कितना है, टोटल एरिया कितना है? जम्बू द्वीप का एरिया ध्यान है आप लोगों को? जम्बू द्वीप का क्षेत्रफल कितना है, लिख रखा है? जल्दी से निकालिए, याद तो पता नहीं, नहीं भी होगा। बोलिए दीपिका। 526 सही 6/19। 526 सही 6/19 क्या है ये क्या है विनीता आंटी, इन्होंने क्या बताया है? चल नहीं रहा, आपकी आवाज नहीं चालू हुई है। ये तो भरत क्षेत्र का बताया जी इन्होंने। ये तो भरत क्षेत्र का डायमीटर है, भरत क्षेत्र का हाँ, क्षेत्रफल भी नहीं है, उसका भी डायमीटर ही डायमीटर है, चौड़ाई है, विस्तार है ये तो। है। हाँ, जम्बूद्वीप का कितना है, याद है आपको विनीता आंटी? मेरे को याद नहीं है जिस टाइम बोलिए, बताइए। पारुल बोलिए। 343 घन राजू। 3 4। 3 घन राजू। अरे, एक एक अव्याप्ति में हो गई, एक अति व्याप्ति में हो गई। जम्बू द्वीप का पूछ रहे हैं भाई, बोलिए 343 किसका है? जम्बू बोलिए, द्वीप का विस्तार पूछ रहे हैं तो 1 लाख योजन है। क्षेत्रफल पूछ रही हूँ, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 790 करोड़ छप्पन हम्म, लाख 94,150 योजन। हाँ, अप्रोक्सीमेट, कुछ उसमें पॉइंट्स भी हैं, इसलिए बहुत बढ़िया। और इसलिए तो मैंने कहा था कि लिखा है तो देख लीजिए। 343 तो ऐसे ही याद है अपने को, इसको देखने की क्या जरूरत है, वो तो बिना देखे ही बताना है। ये तो 343 घनराजू तो पूरे लोक का है, ठीक है ना? जम्बू द्वीप का क्षेत्रफल लिखा था सबने, 790 करोड़ 56 लाख 94,150 योजन, लगभग अप्रोक्सीमेट है, उसके आगे पॉइंट्स और है, वो अपन ने छोड़ दिए पॉइंट्स। 790 756 लाख 94,094 और 150 योजन अप्रोक्सीमेट। ये जम्बू द्वीप का पूरा क्षेत्रफल समझ में आता है ना, पूरा जो एरिया, 1 लाख योजन का तो केवल उसका डायमीटर है, एक कोने से दूसरे कोने की दूरी, सीधी लाइन खींचे तो 1 लाख योजन की खींचेगी, लेकिन पूरी जगह कितनी है? तो पूरी जगह इतनी है। अब वो लवण समुद्र जम्बू द्वीप से कितना बड़ा है? देखो, अब या तो अपन ये जो जम्बू द्वीप का क्षेत्रफल है उसमें मल्टीप्लाई कर लें, या फिर लवण समुद्र का जो एरिया है
उससे और जम्बूद्वीप के एरिया को कंपेयर करके निकाल लें कि वो कितना गुना है, तो वो कठिन पड़ेगा। ये थोड़ा सरल है। ये जम्बूद्वीप का क्षेत्रफल है, और लवण समुद्र जम्बूद्वीप से कितना बड़ा है? बोलिए वर्षा भाभी। 24 गुना बढ़ा है। 24 गुना बड़ा है, ठीक है ना। तो अब ये जो 790 करोड़ ये जो था 56 लाख, इसको 24 से गुणा कर दो। पर वो पॉइंट्स में है, इसलिए अपना भी थोड़ा आसपास ही आएगा अपन, क्योंकि इसको रफली कर रहे हैं। एग्जैक्ट मैं आपको बताती हूँ, कर लीजिए फटाफट। कोई फास्ट करें, कैलकुलेटर में कितना आ रहा है। निकाला? बोलो पार। अभी 18 अरब 97 करोड़ 3 फिगर बोल दो, वैसे ही फिगर बोल दो, 18973 ऐसे कर। 18973665960। हाँ, तो वो 610 आएगा, वो पॉइंट्स का चक्कर है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। जम्बू द्वीप से लवण समुद्र का क्षेत्रफल, यानी जम्बू द्वीप से लवण समुद्र 24 गुना बड़ा है। तो जम्बू द्वीप का क्षेत्रफल 790 करोड़ 56 लाख 94,000, ये 150 योजन अपने पास आया था। अभी इससे 24 को गुना किया तो ये आएगा 189 अरब 189 अरब 189 अरब 73 करोड़ 73 करोड़ 66 लाख 66 लाख 59,000 59 59,610। ये लवण समुद्र का क्षेत्रफल है। फिर से बोल रही हूँ, एक बार फिगर बोल रही हूँ, 189736659,610। और इसको पढ़ेंगे कैसे? 189 अरब 189 अरब 73 करोड़ 73 करोड़ 66 लाख 66 लैक्स 59,000 59,000 और 610 610। ये लवण समुद्र का क्षेत्रफल है। लिखेंगे इसके आगे क्षेत्रफल, ठीक है। बोलिए सारिका जी। कोई आप में रिपीट आप कर दिए ना तो हो गया। ठीक। फिर लवण समुद्र के बारे में अभी तक हमने क्या देखा है? ये विस्तार 2 लाख योजन है, और इसकी जो आकृति है, लवण समुद्र की आकृति वो कैसी है कि एक सीधी नाव पर एक उल्टी नाव रख दी जाए, इस तरह का ये आकार है। यानी जिस तरह से ऊपर की शेप, जमीन के ऊपर जो समुद्र की शेप है, जमीन के नीचे भी समुद्र की वैसी ही शेप है। अंडरग्राउंड में भी उसी तरह से वो पानी का लेवल है। तो इसका जो क्या बोलना चाहिए, डेप्थ है, जो गहराई है जमीन के नीचे, वो मैक्सिमम गहराई कितनी है कि जितनी चित्रा पृथ्वी है। लवण समुद्र की नींव बोलो, समुद्र की नींव बोलना तो ठीक नहीं है, उसका जो गहराई है वो कितनी है कि जितनी चित्रा पृथ्वी, अर्थात 1000 योजन की गहराई है। बोलिए बुआ। नहीं बुआ, आवाज चालू नहीं हुई। जम्बू द्वीप का एक बार बोलना जी। जम्बूद्वीप का क्या? क्षेत्र कितना है मतलब? 790 करोड़ 790 करोड़ 56 लाख 56 लाख 94,000
भगवान 150 150 क्या योजन क्षेत्रफल? योजन योजन। योजन हाँ वो भी योजन में ही है, ऊपर भी हाँ योजन योजन, ये क्षेत्रफल है जम्बूद्वीप का। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। फिर ये लवण समुद्र के संबंध में अपन ने देखा था कि इसके अंतर्गत पाताल पाए जाते हैं। कितने पाताल हैं टोटल लवण समुद्र में? टोटल पाताल 1008। 1008 टोटल पाताल है। जवाब देने के लिए रेज हैंड नहीं करें, कुछ पूछना हो तो ही रेज हैंड करें, अदरवाइज फिर मैं अनम्यूट नहीं करूंगी, ठीक है ना? पूछना है तो ही रेज हैंड करें। और ये जो पाताल है साइज क्या है इनकी? 3 तरह के साइज हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। ऐसे 3 तरह के इनके साइज हैं और उसकी नापतोल वगैरह सब अपन ने देख ली थी। और हर पाताल के कितने कितने भागों में बटा हुआ है? प्रत्येक पाताल 3 भागों में है। 3 भागों में क्या क्या है, सबको ख्याल है? 3 भागों में क्या क्या है? नीचे वायु है और मध्य भाग में वायु और जल है और ऊपर में केवल जल है। हाँ, ये 3 भागों में इस तरह से इसका विभाजन है। तो ये जो वायु और जल का इम्बैलेंस इसमें जो होता है उसका इफेक्ट कहाँ आता है? इस वायु और जल का इफेक्ट कहाँ पर आता है? बोलिए अर्चना जी। इसका इफेक्ट ज्वार भाटा आने में आता है। जब हवा ऊपर बढ़ती है वैसे ही तब वो ज्वार आता है। जब वो नीचे कृष्ण पक्ष में गिरती है तो वो भाटा रहता है। हाँ, पानी का लेवल नीचे इसका इस जो इफेक्ट आता है वो समुद्र का वाटर लेवल कम ज्यादा होने में, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं, उस पे इसका इफेक्ट आता है। जब इन तीन पार्ट्स हैं पातालों के, इन 3 पार्ट्स में से जब वायु का लेवल बढ़ता है, वायु अधिक हो जाती है, बीच वाले भाग में टोटल वायु हो जाती है, तो वायु हो जाती है तो पानी को ऊपर फेंकती है, तो जमीन के ऊपर पानी का लेवल बढ़ जाता है। और जब नीचे इन पातालों में वाटर मतलब पानी का लेवल बढ़ता है, पानी अधिक हो जाता है, बीच वाले भाग में पूरा पानी हो जाता है, तो फिर वहां ऊपर भूमि के ऊपर चंद्रा पृथ्वी के ऊपर जो वाटर लेवल है, पानी का सतह है, वो नीचे हो जाता है। तो वो नीचे होता है उसको हम भाटा बोलते हैं, ऊपर पानी का लेवल हो जाता है तो उसको हम ज्वार बोलते हैं। इस तरह से ये वाटर लेवल के कम ज्यादा होने में कारण बनता है। बोलिए आशा। इसका कारण जो पानी का वो तो चंद्रमा है ना, चंद्रमा की कलाएं है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की, वो भी एक अब कारण है। दोनों का परस्पर निमित्त निमित्त संबंध है। अभी तक हमने चंद्रमा से कारणपना सुन रखा है, हमने चंद्रमा से कारणपना सुन रखा है, लेकिन वो ऐसा होता है कृष्ण पक्ष में, नीचे पातालों में पानी अधिक होता है, पानी नीचे आता जाता है, कृष्ण पक्ष में ऐसा होता है। वो मैंने आपको गाथा पढ़ के सुनाई थी, स्वभाव से, इसीलिए कि कोई किसी के कारण से नहीं है, स्वभाव से ही ऐसा है कि ये पानी का लेवल ऊपर नीचे जो हो रहा है। तो ना चंद्रमा उसमें कृष्ण पक्ष होता है तो वो अपने आप ऐसा होता है, तो उसको कारण कह देते हैं। चंद्रमा आकाश में है, वो नीचे है, पानी जमीन के भी नीचे है, तो कौन किसको करे? निमित्त निमित्त संबंध है बस खाली। तो वो निमित्त के आधार पे कारण कहने में आता है, लेकिन कोई किसी को करता नहीं है, एक्चुअल में उनका नेचर ही ऐसा है। जब ज्योतिष लोक की चर्चा होती है तो चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, तो वहां आचार्य ने कारण दिया। तो एक तो कारण ये दिया कि वो नीचे राहु का विमान आता है तो इसके कारण वो चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है। फिर दूसरा मेन कारण तो ये दिया, बोले कि असली कारण क्या है कि वो चंद्रमा का स्वभाव ही ऐसा है कि वो कृष्ण पक्ष में उसकी कलाएं कम 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 होती जाती हैं, शुक्ल पक्ष में उसकी कलाएं पूरी बढ़ती हुई दिखती हैं, तो वो पूरा परिपूर्ण दिखता है। नेचुरल ही ऐसा है, वास्तविकता तो यही है। अब उसमें कारण किसी को कहो तो कह सकते हैं निमित्त नैतिकपना उसमें होता है। ये यहाँ तक की बात सबको ख्याल में है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि और क्या रचनाएं हैं इस लवण समुद्र में। तो ये जो पाताल है, इन पातालों के पार्श्व भागों में
और ये भी बात बता दी थी कि ये जो उत्कृष्ट पाताल है वो सीमंतक बिल के ऊपरी भाग पर टच हो रहे हैं। ये सीमंतक बिल बहुत बड़ा है। अभी इसमें एक बात ये है, हमने वाटर लेवल की जो चर्चा की थी, पानी का जो नॉर्मल लेवल रहता है उसकी हाइट कितनी रहती है? चित्रा पृथ्वी से ऊपर जो पानी का लेवल रहता है तो नॉर्मली उसकी हाइट कितनी रहती है? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। चालू हो गया, ये हटा दीजिए, मोबाइल में से निकालिए इसको, कान में से नहीं मोबाइल में से निकालिए। हाँ। हाँ, अब बोलिए। 11,000। 11,000। 11,000 सामान्य रूप से रहता है, और वो बढ़ जाता है तब कितना हो जाता है? कांता आंटी बताएंगे आप? चालू नहीं हुआ। 16,000। 16,000। 5,000 और ऊपर हो जाता है, 16,000 हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ये मतलब ये भी तिलोय पन्नती में दिया है, ये दिया है अन्य आचार्यों के उपदेश के अनुसार। और जो दूसरा दिया है तो वहां यह दिया है कि 700 योजन, वहां 700 योजन ही दिया। तो आप मैं इसलिए बता रही हूँ, उस दिन यद्यपि मेरा मूड नहीं था बताने का कि कंफ्यूजन होगा, लेकिन फिर कभी कदाचित कहीं आप पढ़ें और फिर कंफ्यूज हो जाए बाद में, उससे अच्छा है अभी कॉपी में लिख के रख लें कि ये भी मत है वो भी मत। तिलोय पन्नती में 2 मत दिए हैं यति वृषभाचार्य ने खुद ने। यानी नॉर्मली जो समुद्र का लेवल रहता है वो रहता है, अपन ने जो 11,000 पढ़ा है उसकी जगह वहां कहा है कि नॉर्मली जो रहता है वो रहता है 700 योजन। ठीक है, और बढ़ता है तो कितना बढ़ेगा? 4,000 धनुष, इतना ही बढ़ता है। नॉर्मली 700 योजन रहता है। आप लोग ऐसा भी लिख कर सकते हैं, मतलब कॉलम बना लें और ऊपर हेडिंग डाल लें कि तिलोय पन्नती के अनुसार। देखो मैं बता, लवण समुद्र में जल स्तर। ठीक है, अब यहाँ लिख लें यति वृषभ आचार्य के अनुसार और यहाँ अन्य आचार्य के अनुसार। ठीक है, अब मिनिमम यानी जगन्य कितना रहेगा? तो वो भूमि या चित्रा पृथ्वी, चित्रा पृथ्वी भूमि लिख लीजिए, भूमि से 700 योजन ऊंचा, ये तो जगन्य है। और इधर है भूमि से 11,000 योजन ऊंचा। ठीक है, उत्कृष्ट, समझ में आ रहा है?
उत्कृष्ट में लिखेंगे, भूमि से नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख लेना, लिखना है तो वापस से। भूमि से 7,000 योजन और 7,000 योजन, नहीं सॉरी, 700 योजन और 4,000 धनुष। 700 योजन, 4,000 धनुष। धनुष कम होते हैं, योजन तो बड़ा एरिया है, धनुष तो छोटा है, ऊंचा। और इधर लिखेंगे 16,000 योजन ऊंचा। दिख रहा है? आशा आंटी नहीं दिख रहा? बोलिए अनीता जी। दीदी मैं पानी का जल स्तर के बारे में पूछ रही थी। अंदर जाने पर तो 11,000 होगा, जब अंदर जाएंगे 95,000 अंदर जाएंगे तब होगा ना 11,000। तो जो चित्रा पृथ्वी के ऊपर तो ये मैं हाइट बता रही नहीं नहीं, हूँ। मैं इसका नहीं बोल रही, मैं मेरा प्रश्न पहले वाला था, पहले के लिए पूछ रही थी मैं, इसका नहीं पूछ रही। चलिए फिर आप यहाँ रुकिए ना एक बार, इसको। हाँ बाद में पूछ रही। ठीक है, थैंक यू। मैम आप जो जग्गन ने बताया वो 700 योजन ऊंचा बताया, और उत्कृष्ट 700 योजन और 400 धनुष, वो मतलब 4,000 धनुष। 700 योजन प्लस प्लस कर लीजिए इसको, 700 योजन प्लस 4,000 धनुष, मतलब 4,000 धनुष ही ऊपर बढ़ता है। अभी एक लाइन और लिखवाने तो वाली हूँ, इनका ये नीचे आएगी, इसलिए इसमें तो लिखेंगे मैम वृद्धि। वृद्धि का प्रमाण, इधर लिखिए वृद्धि का प्रमाण। तो इसमें तो हुआ 4,000 धनुष की वृद्धि बस, और इधर वाले में हो गई है 5,000 योजन की वृद्धि। ये 11,000 था और 16,000 हुआ तो 5,000 बढ़ गया। ये 700 योजन ही था और 700 योजन में 4,000 धनुष और बढ़ा, तो ये केवल 4,000 धनुष की वृद्धि इसमें हुई। ठीक है। अभी ये शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, हाँ, शुक्ल पक्ष में। तो मतलब पूर्णिमा तक ये मैक्सिमम 4,000 मतलब 5,000 बढ़ेगा, हाँ 400 धनुष बढ़ेगा और फिर वापस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, हाँ अमावस पे वो उसी लेवल पे आ जाएगा। हाँ, अमावस के दिन इसके हिसाब से 11,000 का हो जाएगा, इसके हिसाब से 700 योजन का हो जाएगा, इससे नीचे नहीं जाता। इससे नीचे। ये तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो गया। हाँ, डिफरेंस बहुत बड़ा है, लेकिन वो ऐसा ही दिया है। मूल गाथाएं हैं, आप गाथा नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ तिलोय पन्नति, इसके नीचे या ऊपर कहीं भी, यहाँ ऊपर जगह होती है, यहाँ नहीं लिख वो दीजिए। वो तो ठीक है, बट दोनों आचार्यों में बहुत ही डिफरेंस आ गया है तो। हाँ, अब ये तो क्या है कि ऐसा ही ये चीजें ऐसे, और कई उपदेश हैं जो अलग अलग तरह से, क्योंकि नहीं सूर्य है, पर है ये ना। तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ ये तो सिर्फ 4,000 धनुष ही ऊंचा होगा पूर्णिमा के दिन, हाँ और वो हाँ 5,000 योजन ऊंचा हो रहा है। हाँ, और पहले वो 11,000 योजन, ये सिर्फ 700 योजन है, मैचिंग ही ऐसा नहीं आ ही। रही। हाँ, इसमें रेफरेंस लिख लीजिए आप लोग, तिलोय पन्नति गाथा 2466, 2466, 2466 से लेके 2472, 2472, तिलोय पन्नति गाथा। उसके पहले चौथा अधिकार भी लिखेंगे, हर अधिकार वाइज। तिलोय पन्नति ये चौथा तिलोय अधिकार। हाँ बोलिए। ये तिलोय पन्नति में गाथाएं कितनी है? टोटल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन काफी है। अभी मुझे 3 भाग हैं, टोटल याद नहीं है अभी मुझे नंबर। हाँ, ये तो कोई 10-1,000 में गई होगी हाँ है करीब। पूरे पूरे मोक्ष शास्त्र। हाँ, एक बार गाथा नंबर फिर से बोल रही हूँ, तिलोय पन्नति चौथा अधिकार, गाथा 2466, 2466 से 2472। ठीक है, बोलिए चित्रा जी। ये एक बार और रिपीट कीजिए ना, हमको ये समझ में नहीं आया। हाँ बताती हूँ। जल का स्तर के बारे में और थोड़ा हाँ ज्वार भाटा।
हाँ, देखो अपन ने जल का स्तर देखा है कि जो समुद्र में पानी का जो लेवल होता है, ये एक मिनट, चलिए अभी नहीं निकल पा रहा है वो चित्र। वो एक चित्र दिखाया था आपको मैंने, थोड़ा उसमें पानी इतना हो रहा था फिर बड़ा हो रहा था, इसमें भी नहीं दिख रहा है मुझे। तो वो जो अम, जो नॉर्मली पानी कितना ऊंचा रहता है समुद्र में, ये है जमीन। जमीन से पानी कितना ऊंचा रहेगा कि यहाँ तक का रहेगा, ये नॉर्मल स्तर है, ये हाइट। सतह से पानी पानी कुछ ऊंचा रहेगा ही रहेगा, तो कितना ऊंचा रहेगा? तो इसमें दो मत हैं। एक मत के हिसाब से वो कह रहे हैं 700 योजन ऊंचा रहेगा, और ये जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो समुद्र के बीच में आएगी, किनारे पर नहीं आएगी। ये तो कॉमन सी बात है कि किनारे पे इतना ऊंचा नहीं होगा समुद्र, समुद्र के सेंटर में जाके फिर वो उसकी हाइट आएगी। तो जो मैक्सिमम उसकी पानी की हाइट आ रही है वो सेंटर में। तो एक मत के हिसाब से कह रहा है 700 योजन की हाइट है, और दूसरा मत ऐसा है कि वो कह रहा है 11,000 योजन ऊंचा है। ये लिखा है अपन ने यहाँ पे। तो पहला मत कम से कम रहेगा 700 योजन, दूसरे मत के हिसाब से कम से कम रहेगा 11,000 योजन। और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? तो जो 700 योजन वाला कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें 4,000 धनुष और प्लस होगा। कब प्लस होता है ये? पूर्णिमा के दिन, टोटल तो पूरा। और शुक्ल पक्ष में धीरे 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 करके वो पानी ऊपर बढ़ता जाता है, और पूर्णिमा के दिन 700 से 700 और 4,000 धनुष इतना हो जाता है, वो ऊपर बढ़ता है। फिर धीरे धीरे कृष्ण पक्ष में कम होना, पानी डाउन होना चालू होता है, और अमावस के दिन आके वापस 700 योजन हो जाता है। ये एक यति वृषभाचार्य ने ऐसा तिलोपन्नति में कहा है, और उन्होंने ही तिलोपन्नति ग्रंथ में ही अन्य आचार्य ऐसा कहते हैं, उस ये ऐसा कह के गाथाएं दी है। तो उसके हिसाब से कम वो रहेगा तो 11,000 योजन, और फिर जब बढ़ेगा शुक्ल पक्ष में और पूर्णिमा के दिन बढ़ के हो जाएगा 16,000 योजन, 5,000 योजन की उसमें वृद्धि हो जाती है। तो पर वो ये 11,000 और 16,000 वाला ज्यादा प्रचलन में है, इसलिए मैंने पहले आपको वो बताया था। लेकिन अभी दोनों इसलिए लिखवा दिए कि कभी कदाचित आप तिलोपन्नति पढ़ो अथवा कहीं कुछ और कहीं ग्रंथ में डिटेल में पढ़ो, तो आपको दोनों बातें ख्याल में रहे। ये मध्य लोक से ऊपर 790 योजन से तो ज्योतिष लोक शुरू हो जाता है, तो फिर ये 11,000 योजन चित्रा पृथ्वी से। अभी अपन पढ़ेंगे इसी में लवण, इसमें मैंने कहा था ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा बता दूंगी। जब ज्योतिष लोक पढ़ेंगे चौथे अध्याय तक का अपने को वेट करना पड़ेगा। 790 और 900 तक ही तो ज्योतिष तो का है अब ये। इससे आप क्या सोच, मतलब क्या समझ पाएंगे अपन? आप खुद कुछ या सोच पा रहे हैं इससे कि ज्योतिष तो, लोक तो 790 हाँ, से 900 योजन तक ही है, और हाँ, वाटर लेवल जा रहा है 11,000 या योजन तक, 16,000 योजन तक। तो कुछ कुछ हाँ, आप इससे निर्णय ले पा रहे हैं? जल बोलिए। स्तर तो इतना। लवण समुद्र के अंदर भी तारे और ये सब हाँ, ज्योतिषी देव ज्योतिष विराजमान है। देव लवण समुद्र के अंदर, पानी के अंदर अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो वो चर्चा अपन करेंगे, बड़ी अमेजिंग है वो बातें, पर अभी नहीं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि उसके लिए जब तक वो ज्योतिष लोग पूरा अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर वो बीच में समझाना पड़ जाएगा मुझे। अभी अपन यही करते हैं। अभी लवण समुद्र में ये सब बातें हो गई है। जो पाताल है, देखिए ये अपन गाथाओं के आधार पे अभी फिर रेज हैंड है, बोलिए रजनी। आपने बताया था कि समुद्र के बीचों बीच मैक्सिमम गहराई 1,000 योजन की है। जो मैक्सिमम गहराई बताई है हाँ, वो 1,000 योजन की, वो नीचे डेप्थ, मतलब धरती के नीचे। धरती मैंने मतलब कहा था उसको जितना भूमि के नीचे नीच जाकर तो है। नहीं कह सकते हम, जो समुद्र की गहराई बोलेंगे उसको।
तो गहराई का देखो ये है, अपन इसको बोल रहे हैं हाइट, ऊंचाई। जमीन के ऊपर कहलाएगी ऊंचाई, और जमीन के अंदर, चित्रा पृथ्वी के अंदर नीचे, अच्छा, वो 1000 योजन है जो पृथ्वी के नीचे है। पृथ्वी के नीचे जहां तक सुमेरु की जड़ है, हाँ वहां तक की ये पानी का लेवल वो सेंटर में ही होगा। वो भी जो ये 1000 योजन की गहराई, ये सब अपन ने पिछली क्लास में कर लिया था। हाँ, मतलब वो गहराई में है। 10,000 योजन में, 20 के 10,000 योजन में 1,000 योजन की गहराई है। और ठीक है ना, सबको क्लियर है कि नहीं ये चीज? ये जो गहराई और ये जो बातें, एक चीज और है कि जो सेंटर में वाटर लेवल 11,000, अभी अपन 11,000 के आधार पे बात करेंगे, तो जो 11,000 की हाइट है, वो हाइट कितनी दूर तक बनी रहती है, उसका विस्तार कितना है? बोलो प्रीति। ठीक, क्लास में 10,000 योजन। बढ़िया, 10,000 योजन। यानी ये जो 11,000 योजन की हाइट है, तो ऐसा एक ऐसा उंगली जितनी नहीं है, 10,000 योजन तक वो 11,000 योजन की हाइट बनी रहती है। यानी बीच में एक इस तरह का फ्लैट जैसा समझ लो, ऐसा है। अब ये जो पहले अपन नगरियों की चर्चा कर लेते हैं। ये लवण समुद्र के जो किनारे हैं, दोनों किनारे, और देखो दोनों तो किनारे, और जो ये शिखर, मतलब ये जो हाइट आई है 11,000 या 16,000, इस हाइट पर नगर नगर स्थित है। लवण समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर नगर है। पानी के ऊपर नगर बन सकते हैं क्या? पानी के ऊपर नगर बन सकते हैं क्या? हाँ कर रहे हैं। पानी पे कौन नगर बनाएगा? टापू वापू नहीं, पानी के ऊपर। तो पानी के ऊपर आकाश, ठीक है। लवण समुद्र जो है, अब आप लोग थोड़ा सा, हर चीज का चित्र मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। आप लोग कल्पना तो कर सकते हैं, लवण समुद्र बड़ा, एक जम्बू द्वीप बीच में दिखे, और फिर ऐसा बड़ा फैला हुआ समुद्र दिखे, इतना तो दिख सकता है वो अपने को कल्पना में। तो ऐसा समुद्र है। अब वो समुद्र में जहाँ पानी है, उस पानी के ऊपर आकाश में देवों के नगर स्थित है। तो कहाँ कहाँ है कि एक इनर, अभ्यंतर जो कॉर्नर है, मतलब जम्बू द्वीप की साइड वाली जो बेदी, बेदी मतलब वो जो बाउंड्री वॉल है, उसके ऊपर, और जो धाती खंड के साइड बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर, और सेंटर में जो 10,000 योजन की दूरी पर जो ये हाइट आई है अपने 11,000 या 16,000 मैक्सिमम, उसके ऊपर, ऐसे 3 जगह देवों के नगर स्थित हैं। टोटल कितने नगर हैं? टोटल 1,42,000 नगरियां ये आकाश में, और ऐसे कैसे? गोलाकार रूप से। जैसे गोलाकार रूप से लवण समुद्र है, वैसे गोलाकार रूप से ये नगरियां स्थित हैं। देखिए, गाथा नंबर 2475 है सिल्वर पन्नती में। समुद्र के दोनों किनारों पर तथा शिखर पर वलय के आकार से 1,42,000 142,000 1,42,000 दिव्य नगरियां स्थित है। अब किस किस जगह कितनी कितनी है? इनर साइड कितनी है, आउटर साइड कितनी है, सेंटर में कितनी है? तो कह रहे हैं अभ्यंतर वेदी से 700 योजन ऊपर जाकर आकाश में। अभ्यंतर वेदी का मतलब है जम्बू द्वीप की साइड वाली जो बाउंड्री वॉल है, उससे 700 योजन ऊपर जाकर आकाश में समुद्र पर 42,000 नगरियां हैं। जो इनर साइड है, जम्बू द्वीप की साइड वाली जो बाउंड्री वॉल है लवण समुद्र की, उसके ऊपर आकाश में गए, कितना ऊपर? 700 योजन ऊपर। 700 योजन ऊपर जाकर आकाश में ही वहां 42,000 नगर ये देवों के वहां स्थित है। बोलिए आशा। एक प्रॉब्लम होती है कि लिखने के चक्कर में वो चीज विजुलाइज नहीं हो पाती मुझसे, तो क्या पता क्या लिखने में फिर जवाब नहीं लगता, वो आपने क्या समझाया वो चला जाता है। तो फिर Actually आप अगर आपको ज्यादा कुछ काम काज नहीं हो तो आप थोड़ी मेहनत करिए, लिखने का काम बाद में कर लिया करिए दोबारा वीडियो सुन के।
क्योंकि वो चीज विजुलाइज नहीं हो पाती, लिखने में ही दिमाग चला जाता है, पता नहीं, वो समझ ही नहीं पाते कि तो क्या अभी आप रहने दीजिए, बाद में लिख लीजिए, ठीक है ना। और नहीं तो नहीं लिखिए, और तो क्या कह सकते हैं। पर अभी का तो लाभ ये रखिए। और अगर आपको बाद में फ्री टाइम मिलता हो तो दोबारा लिखने का काम दोबारा से उपयोग अपना इसी में लगा रहे, अच्छी बात है, उसमें तो क्या है। ऐसी और बड़ी बड़ी चीज, ऐसी बड़ी बड़ी चीजों को विजुलाइज तो कर ले एक बार फिर। देखिए, ये हो गई 42,000। अब आगे, बाह्य वेदी से 700 योजन ऊपर जाकर, मतलब आउटर साइड वाली जो बाउंड्री वॉल है, धात की खंड साइड वाली, सबको ख्याल में आ रहा है ना, मैं बोलती जा रही हूँ, जम्बू द्वीप की साइड वाली, धात की खंड की साइड वाली, और उससे 700 योजन ऊपर जाकर आकाश में समुद्र पर 72,000, 72,000। देखो, अभ्यंतर वेदी में 42,000 ही है और बाह्य वेदी में 72,000 है। ऐसा क्यों? पार्शियलिटी क्यों? क्योंकि वो कम है ना। बढ़िया, अच्छा समझ में आ रहा है। अभ्यंतर वेदी है, उसका राउंड छोटा है, उसकी जो सर्कमफ्रेंस है, परिधि है, वो छोटी है। बाहर की बहुत बड़ी है, तो वहां पर नगरियां ज्यादा है, ठीक है। और जो तीसरी चीज है, जो लवण समुद्र के बहुमध्य भाग में 700 योजन और 2 कोस, जो अपन ने 700 योजन और 4,000 धनुष लिखा है ना, तो 4,000 धनुष का मतलब है 2 कोस। 2,000 धनुष का 1 कोस होता है, उसको 2 कोस भी लिख सकते हैं। जो अभी अपन ने 700 योजन और 4,000 धनुष लिखा है, तो उसको 700 योजन और 2 कोस भी लिख सकते हैं। यानी जो 700 योजन और 2 कोस ऊपर जाकर, लेकिन ये कहाँ से जाना है? जो टॉप है वाटर लेवल के 700 योजन ऊपर, वरना टोटल 700 योजन ऊपर तो वाटर लेवल ही है। यहाँ ये जो अपन ने अभी बोर्ड पे लिखा था, तो ये तो वाटर लेवल से उतना ऊपर जाना है, ठीक है। लवण समुद्र के बहुमध्य भाग में 700, एक बार और इसको मैं कंफर्म कर लूंगी, वाटर लेवल से ऊपर जाना है या जमीन से 700 योजन ऊपर जाना है। किनारों पे तो कोई दिक्कत नहीं है, जमीन से ही अपन 700 योजन ऊपर जाएंगे तो किनारों पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच में ये इतना जाना है, तो अगर 11,000 वाला मानेंगे तो फिर ये पानी के अंदर चली जाएगी। इसलिए वाटर लेवल से ही ऊपर होना चाहिए, जहां तक है। मैं और किसी शास्त्र में और कंफर्म इसको देख लूंगी, अभी आप लोग ऐसा ही लिख लीजिए, फिर कंफर्म कल वल बता दूंगी। लवण समुद्र के बहुमध्य भाग में 700 योजन और 2 कोस ऊपर आकाश में ही लिखा है ना, तो वाटर लेवल से ही ऊपर होगा, क्योंकि पानी में तो डूबी हुई है नहीं। आकाश में 28,000 नगरियां हैं। सेंटर में कितनी है? 28,000 नगरियां हैं। ये नगरियां बहुत रत्नों से निर्मित हैं, और प्रत्येक नगरी का जो विस्तार है, ये तो फैलाव 10-10 हजार योजन पूरी फैली हुई है, ऐसी ये नगरी है। और इनमें वेलंधर और भुजग नामक नाग कुमार देवों के प्रासाद, मतलब उनके महल स्थित हैं। देखिए, उन नगरियों में उत्कृष्ट रत्नों के समूह से रमणीय वेलंधर और भुजग नामक नाग कुमार देवों के प्रासाद स्थित है। वेलंधर का मतलब ही, इनका नाम ही वेलंधर क्यों पड़ा है? वेलंधर जाति, वेला बोलते हैं लहर को, तो लहरों को जिन्होंने धारण कर रखा है, मतलब पानी के ऊपर जो है, ऐसे वो वेलंधर जाति के देवों के यहाँ महल स्थित है। और बहुत सुंदर महल है सारा, थोड़ा सा उनकी नगरियों का वर्णन है। बोलिए। मैम एक एक महल है 10-10 हजार योजन का कि क्या नगरी है? एक एक नगरिया? नगरियां 10-10 हजार योजन में फैली है, उसके अंदर महल तो काफी होंगे जो। और है ना, आप देवों का एक तो वेलेंदर है, क्या नाम बताए? 2 नाम बोले ना देवों। भुजग, भुजग, भुज भुजग। भुजग, है में छोटे की मात्रा। तो परिवार सहित रहेंगे वहां पे? हाँ। अब ये जो ये बात हो गई एक पूरी, ये एक टॉपिक, मतलब
एक चीज हो गई, इसमें कुछ ज्यादा समझने का है नहीं, बस नगरियों की संख्या और ये भी ध्यान नहीं रहे, तो इतना सा अपने को मोटी मोटी बात याद रहेगी कि लवण समुद्र के ऊपर देवों के नगर हैं, समुद्र के ऊपर, इतना अपने को ख्याल रहेगा। तो अपन जब देखते हैं देव लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, तो ये इनके समुद्रों के ऊपर भी अपन ने जब पढ़ा था पहले कहीं कि ये देव कहाँ रहते हैं, अधोलोक में भवन है, और मध्य लोक में वृक्षों पर रहते हैं, समुद्रों के ऊपर रहते हैं, ऐसे ऐसे उसमें लिखा था। तो ये वो देव हैं जो समुद्रों के ऊपर रहते हैं। अब ये जो पाताल थे, ये जो उत्कृष्ट पाताल हैं, कितने हैं उत्कृष्ट पाताल? 4 उत्कृष्ट पाताल हैं, और चारों के नाम भी दिए, अपन ने नाम तो नहीं लिखे, वो चारों पाताल हैं। कौन कहाँ पर हैं 4 पाताल? चारों दिशाओं में, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर। तो इन पातालों के पार्श्व भागों में 8 पर्वत है, मतलब दोनों साइड्स में जो जो पाताल हैं, उत्कृष्ट पाताल, हर उत्कृष्ट पाताल के साइड्स में मतलब एक साइड एक पर्वत, दूसरी साइड दूसरा पर्वत, ऐसे 2 पर्वत हैं। तो कुल कितने हो गए? 8 पर्वत हो गए। 4 पाताल हैं, एक पाताल के 2 साइड 2 पर्वत, तो टोटल 8 पर्वत हैं। और ये पर्वत आधे घड़े के समान आकार वाले और 1000 योजन ऊंचे हैं। आधा घड़ा हो उस तरह के आकार के और 1000 योजन की ऊंचाई वाले हैं। देखिए एक गाथा आपको पढ़ के बताती हूँ, जिससे अपने को थोड़ी प्राचीनता और ये ख्याल में आए। देखो क्या लिखा है, पर्वतों का वर्णन किया, पर्वत है, और फिर यहाँ कह रहे हैं ये पर्वत मध्य भाग में चांदी से और अग्र भाग में विविध प्रकार के रत्नों से निर्मित है, सुंदर मार्गों, अट्टालयों, तत्वेदियों, तोरण तोरण द्वारों से युक्त है। ये बात बताई। अब देखिए, अब ये गाथा बता रही हूँ। इन पर्वतों के नीचे का, मध्य का और ऊपर का जो कुछ विस्तार है, उसका प्रमाण इस समय नष्ट हो गया है। ऐसी अनेकों गाथाएं तिलोई पन्नती में दी है आचार्य ने, कि कुछ कुछ बातें अब नष्ट, अब मतलब पहले ओरली चलती आ रही थी, अब लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है, नष्ट हो गया। अभी हमको किसी को याद नहीं है कहीं और इससे पहले के कोई ग्रंथों में कहीं लिखा हुआ, कोई ग्रंथ नहीं है या लिखा हुआ नहीं है, तो इसका प्रमाण अब नष्ट हो गया है। तो और भी अनेक जगहों पर ऐसी, ये मतलब उनको नहीं पता तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया, कुछ भी लिख दें। मतलब इससे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हमको ये जो आचार्य ने जो लिखे हैं ये प्रामाणिक क्यों है, कि जितना उनको ज्ञान था, जो याद था, जो स्मरण में था, पूर्वाचार्यों से जो आया था वो उन्होंने लिखा। और जहाँ 2 उपदेश प्राप्त हुए, चाहे कितना डिफरेंस है, 700 योजन और 11,000 योजन, कितना डिफरेंस है, लेकिन 2 उपदेश प्राप्त हुए तो दोनों लिखे। और ऐसा नहीं लिखा मैं तो ये सही समझ रहा हूँ, अपनी अपनी अकल नहीं लगाई, अपने को ज्यादा ज्ञानी बड़ा विद्वान नहीं बताया, और जो नहीं पता वह क्लियर लिख दिया कि इसका उपदेश इस समय नष्ट हो गया है। एक बार हमने ऐसे किया था कि इसमें गिने कितनी गाथाएं ऐसी दी है कि जहाँ ये लिखा है कि उपदेश नष्ट हो गया, उपदेश अभी याद नहीं है मुझे, किया तो था पहले ऐसा, गिनी थी संख्या गाथाएं कितनी है। तो आचार्यों की प्रामाणिकता पर अपने को इससे समझ में आती है, विश्वास जमता है। ये कहीं भी कुछ भी लिख दिया वो कुछ भी कह दिया, नहीं तो क्या है, कुछ भी लिख देते तो कौन अपने क्या फर्क पड़ने वाला है, कि कौन देखने जाने वाला है। लेकिन मतलब मेरी इससे हीनता हो जाएगी, इनको ये नहीं आता, ऐसा भाव, उनको मान कषाय का भाव नहीं, यथा जो ज्ञान था वो ज्ञान आगे तक पहुंचे, उस भावना से ग्रंथ लिखे। ठीक है, अब ये पर्वतों के वर्ण वगैरह वो सब है, वो अपन नहीं देख रहे हैं, डिटेल जिनको देखनी हो तो ये लोक साहित्य व्युत्पत्ति में दी भी है। तो इतना है कि ये पर्वत है, 8 पर्वत है दोनों पार्श्व भागों में, और इन पर्वतों के ऊपर जहां भी पर्वत होते हैं, अब ये नदियां हैं, समुद्र हैं, देवों के निवास तो गारंटीड वहां होंगे ही होंगे, ये तो समझ ही लेना। तो पर्वतों पर देवों के निवास हैं, और जहां जहां देवों के महल होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही जिन प्रतिमाएं की अकृत्रिम जिनालय, भले ही वो गिनती में हो, कहें ना कहें, वो होते हैं, ये भी समझ लेना।
अब इसी जम्बू द्वीप में के मतलब इसी लवण समुद्र में जम्बू द्वीप की जो बाउंड्री वॉल है उससे आगे जाकर 42,000 योजन आगे जाकर सूर्य द्वीप नाम से प्रसिद्ध 8 द्वीप है। इसका कोई चित्र, एक मिनट मैं देखती हूँ इनका चित्र है क्या, तो आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा। ये तो नहीं है। वैसे ही समझिए, टाइम भी अपने पास ज्यादा नहीं है, अभी थोड़ा सा बताती हूँ, बाकी फिर कल कर लेंगे। कि इसकी बाउंड्री वॉल से 42,000 योजन अंदर आए। ये मैं टाल देती हूँ इससे बता। जैसे ये लवण समुद्र, ये जम्बूद्वीप है इधर, ये तो जम्बूद्वीप है, और ये लवण समुद्र, मैं एक साइड का बना रही हूँ ना, पूरा नहीं बना रही। तो ये जम्बूद्वीप की बाउंड्री वॉल है, ये धातकी खंड की बाउंड्री वॉल है, ये लवण समुद्र है यहाँ से यहाँ तक 2 लाख योजन का। तो इधर से 42,000 इधर आया अंदर, ठीक है। जम्बूद्वीप की जगती से 42,000 योजन जाकर सूर्य द्वीप नाम से प्रसिद्ध 8 द्वीप हैं। ये सब द्वीप गोल हैं और 42,000 योजन प्रमाण विस्तार युक्त हैं, और इन पर भी बेलंदर नाम के जो देव हैं वो इन द्वीपों पर रहते हैं। और इसी तरह से लवण समुद्र की जगती से 42,000 योजन प्रमाण प्रवेश करके चारों पर्वतों के, ये जो पर्वत देखे थे अपन ने, यहाँ सूर्य द्वीप की भांति चंद्र द्वीप भी है। चलिए इसको कल ही करेंगे, थोड़ा सा अभी समय अपना हो गया है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं चित्र भी मिल जाएगा तो चित्र निकाल लूंगी। यानी इतना अभी समझ लीजिए कि अभी तो पर्वत है, एक तो पाताल देखे अपन ने, पातालों के साइड में पर्वत है। अब द्वीप है, सूर्य द्वीप और चंद्र द्वीप नाम से ये लवण समुद्र में द्वीप है, ठीक है। तो ये द्वीपों का लोकेशन कहाँ है ये अपन कल देखेंगे, और कल आप लोग पहले होमवर्क करके आएंगे। फिर से बता रही हूँ, कुछ लोग बाद में आए होंगे तो, कि जम्बू द्वीप में कुल नदियां कितनी हैं। तो कुल कैसे निकालेंगे कि प्रमुख नदियां कितनी हैं और उनकी सहायक नदियां कितनी हैं, दोनों को जोड़ के तो कुल हो जाएगा, और मुख्य अलग और सहायक अलग ऐसे कर लेंगे। और जम्बू द्वीप में कुल पर्वत कितने हैं और वो पर्वत कौन कौन से आकार के हैं, ये काम करेंगे। और फिर लवण समुद्र की जो शेष चर्चा है वो आगे कल करेंगे। और इसके बाद में फिर लवण समुद्र में ही जो कुबोभूमि या कुमानुष द्वीप है, अंतरद्वीप है, उनकी भी चर्चा कल समय रहेगा तो कल करेंगे, नहीं तो फिर परसों करेंगे उनकी भी चर्चा। अभी अब ये क्वेश्चन है मेरा, जो लवण समुद्र है वो तो चित्रा पृथ्वी तक ही है, केवल पाताल नीचे गए हैं। हाँ, समुद्र खत्म हो गया, सिर्फ पाताल के जो कलश बने हुए हैं बस वही है। वो नीचे गए हैं, खर और पंख। हाँ, अब्दुल भाग को टच करते हुए हैं वो, क्योंकि हाँ, सिमंदर पर्वत। हाँ। भवन वासियों में ये वायु कुमार नाम के देव कौन से होते हैं? भवन कुमार वासियों में वायु कुमार नाम के देव, बात कुमार होते हैं ना, बात कुमार, इन्हीं को वायु कुमार कहते हैं। वही बात। और ये जो भगवान का अभिषेक होता है जिन कलशों से, उनका कुछ प्रमाण आपने पहले लिखवाया था। हाँ, वसु योजन गहराई वाले, 8 योजन की गहराई है। और मैं देख के बता, पूर्णिमा आंटी है कि उनको याद होगा? पूर्णिमा आंटी आपको याद है? 8 योजन की गहराई है, 4 योजन चौड़ाई, 4 योजन चौड़ाई, और मुंह 1 योजन का मुख। मुंह। हाँ,
8 योजन की डेप्थ है, 4 योजन की सेंटर में मोटाई है और 1 योजन का मुंह है। चलिए चिन्वाणी स्थिति बोलते हैं। कौन बोल रहे हैं चिन्वाणी स्थिति? बोलो पारुल, चिन्वाणी स्थिति। भाभी अभी आवाज नहीं आएगी। चलिए नीलम भाभी बोलिए। एक मिनट में शेयर करती हूँ। चलो अभी शेयर नहीं हो पा रही। प्रीति तुम ही बोलो, तुम्हें याद होगी, बोल नहीं पाएंगे। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हुआ आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञान में सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, प्रकाशे बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभाव मयि धर्म सुख में, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्य। ऊंचा रहे ध्वज सदा स्यादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय हो दाशांग जिनवाणी माता की जय श्री